नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। समंदर का मतलब केवल खारे पानी का विशाल भंडार नहीं होता। समंदर पृथ्वी के 70% हिस्से में फैले उस रहस्य लोक का नाम है जहां इंसान क्या, हजारों टन वजन वाले फौलादी जहाज भी कागज की कश्ती में बदल जाते हैं। समंदर की गहराइयों में गुम होने के बाद कोई दोबारा धरती पर नहीं लौटता। ना ही कभी इस सवाल का जवाब मिलता है कि आखिर हुआ क्या था। 111 साल पहले समंदर में समाये एक जहाज का अवशेष देखने गए 5 अरबपतियों के साथ यही हुआ। वो अटलांटिक महासागर में हमेशा के लिए खो गए। इस हादसे के बाद ब्रिटेन की एक महिला की चेतावनी याद आई, जिन्होंने 36 साल पहले कहा था कि अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में 1500 लोगों की अदृश्य कब्र है, वहां से दूर रहो। समंदर के ऐसे ही खौफनाक कब्रिस्तानों पर आधारित है हमारी टेली सीरीज शापित, इल फेटेड वॉयज, जिसके पहले एपिसोड में देखिए टाइटैनिक द लॉस्ट मैजेस्टी, सदी के सबसे शापित जहाज की कहानी, जिसका मलबा भी लोगों को अपनी ओर खींचता है और हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एक सितंबर 1985, न्यूफाउंडलैंड कनाडा से 690 किलोमीटर दूर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर। समंदर की गहराई में एक विशालकाय जहाज का मलबा पड़ा था। आम लोगों के लिए मलबा, लेकिन शोध करने वालों और एंटीक सामान के सौदागरों के लिए बेशकीमती खजाना। यह मलबा उस जहाज का था जो 73 साल पहले अपने पहले ही सफर में समंदर में डूब गया था। यह मलबा ब्रिटेन के सबसे आलीशान और सबसे शापित जहाज टाइटैनिक का था। 15 अप्रैल 1912, अटलांटिक महासागर। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक अपने पहले सफर पर 7 दिन बाद अटलांटिक महासागर में था। उसकी मंजिल थी न्यूयॉर्क शहर। जहाज पर 1300 से ज्यादा यात्री और 975 क्रू मेंबर्स इस लग्जरी शिप में यात्रा का पूरा आनंद उठा रहे थे। तभी जहाज को जोर का झटका लगा। जब तक कोई समझ पाता, तब तक जहाज का निचला हिस्सा टूट चुका था। लगभग 125 मीटर लंबे हिमखंड से टकराने के बाद टाइटैनिक समंदर में समाने लगा। एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी लगभग 1500 लोगों को टाइटैनिक के साथ डूबने से नहीं बचाया जा सका। उनमें कौन दम घुटने से मरा, कौन फेफड़ों में पानी भरने से, और किसने टक्कर के बाद जहाज के टुकड़ों में पिसकर जान गंवाई, इसका भी किसी के पास कोई हिसाब नहीं था। टाइटैनिक के डूबने के बाद महीनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस दौरान अटलांटिक महासागर में 333 शव ढूंढ लिए गए, लेकिन लगभग 1200 लोगों के शव भी नहीं मिले। टाइटैनिक का मलबा भी समंदर में लापता था। हादसे के 73 साल बाद जब टाइटैनिक का मलबा दुनिया के सामने आया, तो उस पर दावा जताने वालों की लाइन लग गई। हर दावेदार टाइटैनिक को अपनी जायदाद बताने लगा। ट्रेजर हंटर्स और समंदर में खोज करने वाली कंपनियों के लिए वो जगह तमाशे का मैदान बन गई, जहां टाइटैनिक के साथ 1200 लोग दफन थे। टाइटैनिक के मलबे को लेकर जो मारामारी चल रही थी, उसे देखकर ब्रिटेन की ईवा हार्ट ने सबको आगाह किया।
ईवा हार्ट उन खुशनसीबों में थी जो टाइटैनिक हादसे में जिंदा बच गई थी। ईवा ने टाइटैनिक के मलबे से यादगार चीजें निकालने वालों को समझाया। अटलांटिक महासागर में जिस जगह टाइटैनिक का मलबा है, उसी जगह हमारे अपनों की कब्र भी है। वहां से सामान निकालकर बेचना बहुत गलत है। कुछ पैसों की खातिर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो वहशी शिकारी या गिद्ध जैसे ही हैं। समंदर के इस कब्रिस्तान को वीरान छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन ईवा की बात किसी ने नहीं सुनी। टाइटैनिक के मलबे के साथ दफन लोगों का जो कुछ भी सामान बच गया था, उसे गोताखोरों और छोटी पनडुब्बियों के जरिए बाहर निकाल लिया गया। और जब कुछ नहीं बचा तो शुरू हो गया टाइटैनिक दर्शन का एडवेंचर टूरिज्म, जिसका ठेका और कॉपीराइट ओशन गेट नाम की कंपनी के पास है। – 18 जून 2023, न्यू फाउंडलैंड, कनाडा। समय सुबह 9 बजे। ओशन गेट की टाइटन सबमर्सिबल यानी छोटी पनडुब्बी को पोलर प्रिंस नाम के जहाज पर लादकर टाइटैनिक के मलबे वाली जगह ले जाया गया, जहां से ओशन गेट की पनडुब्बी टाइटन का सफर शुरू हुआ। टाइटन में कुल 5 लोग सवार थे। पाकिस्तान के अरबपति शहजादा दाऊद, उनका 19 साल का बेटा सुलेमान और ब्रिटेन के अरबपति हैमिश हार्डिंग। ये 3 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने का रोमांच महसूस करने निकले थे। इस एडवेंचर पर इन तीनों को ले जाने की जिम्मेदारी पनडुब्बी टाइटन के पायलट पॉल हेनरी नार्जुलेट और ओशन गेट के फाउंडर स्टॉकटन रश ने संभाली। टाइटन नाम की इस छोटी पनडुब्बी से हर 15 मिनट पर पोलर प्रिंस जहाज पर सिग्नल आना था। लगभग पौने 2 घंटे बाद टाइटन से सिग्नल आना बंद हो गया। पोलर प्रिंस के क्रू ने कुछ देर सिग्नल का इंतजार किया, लेकिन जब 7 घंटे बाद भी ना तो सिग्नल आया और ना ही टाइटैनिक दर्शन पर निकली टाइटन की वापसी हुई, तो अमेरिकी कोस्ट गार्ड को सूचना दी गई कि टाइटन के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। 19 जून 2023, यूएस कोस्ट गार्ड बेस, बॉस्टन। टाइटैनिक देखने निकली टाइटन के लापता होने की खबर मिलते ही अमेरिका ने अपनी कोस्ट गार्ड की टीम को राहत और बचाव अभियान के लिए रवाना कर दिया। कनाडा कोस्ट गार्ड की टीम भी इस मिशन में जुट गई, लेकिन करीब 13,000 फीट गहराई में लापता टाइटन का कोई सुराग नहीं मिला। टाइटन में सवार पाकिस्तान और ब्रिटेन के अरबपतियों को बचाने के लिए वक्त बहुत कम था। टाइटन पनडुब्बी में 5 लोगों के लिए ना तो ठीक से पैर फैलाने की जगह थी और ना ही राशन पानी। इससे भी बड़ी मुश्किल कि पनडुब्बी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ 96 घंटे ही संभव थी। लिहाजा टाइटन की तलाश में अमेरिका, कनाडा और फ्रांस ने अपने टोही विमान और नौसेना के सर्विलांस शिप को भी अटलांटिक में उतार दिया। – 22 जून 2023, समय शाम 4:38। टाइटन के ऑक्सीजन की समय सीमा खत्म हो गई, लेकिन पनडुब्बी और उसमें सवार 5 लोगों का कहीं अता पता नहीं था। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि टाइटन के साथ क्या हुआ है और अब वो कहां है। ऐसे हादसों को समझने वाले मरीन एक्सपर्ट्स सिर्फ अनुमान लगा सकते थे, और उनका अनुमान यही बता रहा था कि टाइटन पनडुब्बी का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हुआ और पनडुब्बी लापता हो गई। दूसरी आशंका यह थी कि टाइटन के इंजन में कोई खराबी आई हो या फिर उसके ढांचे में समंदर के दबाव की वजह से कोई टूट-फूट हो गई हो। दूसरी आशंका कुछ घंटों बाद सच साबित हुई। टाइटन की तलाश में जुटी एक रिमोट ऑपरेटेड वेसल को टाइटैनिक के मलबे से करीब 500 फीट दूर टाइटन के टुकड़े मिले। इस बात की पुष्टि हो चुकी थी कि टाइटैनिक जैसा ही हाल टाइटन पनडुब्बी का भी हुआ। सवाल भी टाइटैनिक जैसे ही सामने थे कि टाइटन में सवार 5 अरबपतियों का क्या हुआ।
टाइटन पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट का दावा था कि ये पनडुब्बी समंदर की गहराई में भी पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि 2021 से टाइटैनिक की सैर कराने वाली इस पनडुब्बी पर सवार हो चुके लोग पहले से ही मान रहे थे कि इसका कम्युनिकेशन सिस्टम कभी भी टाइटन को टाइटैनिक ही बना देगा। समंदर का सफर अंतरिक्ष जितना ही खतरनाक होता है। भारी भरकम शिप बनाकर समंदर की लहरों को हराने की कोशिश हजारों साल से जारी है, लेकिन सच्चाई यही है कि टाइटैनिक जैसा आधुनिक जहाज भी समंदर से हार गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी औसतन हर हफ्ते एक जहाज समंदर में डूब रहा है। टाइटैनिक हादसे के बाद जहाजों के डूबने का एक अजीब दौर शुरू हुआ, जिसका केंद्र बिंदु ब्रिटेन का लिवरपूल पोर्ट था। 3 साल में 3 बड़े जहाजों की कब्र कहां और कैसे बनी? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड जल समाधि, द सबमर्ज्ड ग्रेवयार्ड। 15 अप्रैल 1912 कनाडा के पास अटलांटिक महासागर। ब्रिटेन के लिवरपूल बंदरगाह पर रजिस्टर अपने समय का सबसे विशाल, आधुनिक और सुपर लग्जरी शिप टाइटैनिक अपना पहला सफर भी पूरा नहीं कर पाया। शिपिंग इंडस्ट्री में टाइटैनिक हादसे को सदी की सबसे बड़ी त्रासदी माना गया, लेकिन लिवरपूल बंदरगाह पर एक बड़ा अभिशाप अभी बाकी था। टाइटैनिक हादसे के 2 साल बाद 28 मई 1914 नॉर्थ अटलांटिक महासागर, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे का जहाज एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड लिवरपूल से क्यूबेक के सफर पर रवाना हुआ। कनाडा पर उस वक्त ब्रिटेन का राज था, इसलिए एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का रजिस्ट्रेशन भी लिवरपूल पोर्ट पर ही हुआ। इस जहाज में 1057 यात्री और चालक दल के 420 सदस्य सवार थे। कुछ काम पर जा रहे थे तो कुछ छुट्टियां बिताने। टाइटैनिक हादसे से सबक मिल चुका था, लिहाजा 1906 में बने इस जहाज को नए सिरे से दुरुस्त किया गया था। जहाज में वाटर टाइट कैबिन की व्यवस्था थी, ताकि जहाज के किसी एक हिस्से में छेद भी हो तो पानी कैबिन के अंदर ना जाने पाए। लेकिन ये सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। 29 मई 1914 अटलांटिक महासागर, समय आधी रात 1:50 एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड जहाज अपनी मंजिल के काफी नजदीक था। समय से क्यूबेक पहुंचने के लिए शिप के कैप्टन ने जहाज को फुल स्पीड पर चलाने का आदेश दिया। मौसम साफ था। जहाज के कैबिन से दूर से आ रहे एक स्टीमर की लाइट भी नजर आ रही थी। अचानक घना कोहरा छाने लगा। जहाज पर सवार ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। उनकी नींद एक जोरदार झटके से खुली। जहाज पर कोहरा मचा था। यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। क्रू मेंबर्स ने बदहवास यात्रियों को लाइफ बोट के सहारे जान बचाने को कहा। इसी बदहवासी में लोगों को पता चला कि एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड से स्वीडन का एक छोटा सा जहाज स्टार स्टैंड टकरा गया है। हैरानी की बात थी कि स्टार स्टैंड छोटा जहाज था, जो अपने से कई गुना बड़े एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड से टकराने के बाद भी सुरक्षित था, जबकि एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड तेजी से डूबता जा रहा था।
मुश्किल से 10 मिनट बाद ये जहाज पलटकर समंदर में समा चुका था। अटलांटिक महासागर के बर्फीले पानी में गिरे ज्यादातर यात्री ठंड से मर गए। लाख कोशिश करने के बावजूद जहाज पर सवार 1077 में से सिर्फ 465 यात्रियों की जान ही बचाई जा सकी। बाकी 1012 लोगों की जहाज के साथ ही जल समाधि हो गई। टाइटैनिक हादसे के लिए टूटे हुए हिमखंड को जिम्मेदार माना गया और एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड हादसे की जांच के बाद कहा गया कि खराब मौसम में एक छोटी सी मानवीय चूक ने इतनी बड़ी तबाही मचाई। लेकिन लिवरपूल पोर्ट से जुड़े जहाजों की बदकिस्मती एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड पर खत्म नहीं हुई। 7 मई 1915 आयरलैंड से 20 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक महासागर। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जर्मनी के ब्रिटेन के साथ आर पार की जंग जारी थी। उन्हीं जंगी बादलों के साए में ब्रिटेन का एक बड़ा यात्री जहाज लुसितानिया न्यूयॉर्क से ब्रिटेन आ रहा था। लुसितानिया में 1959 लोग सवार थे। जहाज लंदन के लिवरपूल पोर्ट पहुंचने ही वाला था कि उसका सामना जर्मन नौसेना के U-20 अटैक बोट के काफिले से हुआ। लुसितानिया सामान्य यात्री जहाज था। उसके कप्तान को रत्ती भर शक नहीं था कि जर्मन नौसेना उसके शिप पर हमला कर सकती है। दोपहर करीब 2:10 पर जर्मनी की नौसेना ने लुसितानिया को निशाना बनाकर एक टॉर्पीडो फायर किया। बचने का कोई मौका नहीं मिला। ये जहाज इतनी तेजी से डूबा कि उस पर मौजूद 48 में सिर्फ 6 लाइफ बोट ही उतारे जा सके। महज 18 मिनट में लुसितानिया अटलांटिक महासागर की अटल गहराइयों में समा गया। इसके साथ ही जहाज पर सवार 1198 लोगों की जल समाधि हो चुकी थी। इस जहाज का मलबा 1935 में ढूंढा गया। लिवरपूल पोर्ट से जुड़ा यह तीसरा जहाज था जो 3 साल के भीतर डूबा था। हर जहाज के साथ 1000 से ज्यादा जिंदगियां डूबी थी, जिनके शोक में लिवरपूल पोर्ट के पास एक स्मारक बनाया गया। टाइटैनिक से लेकर लुसितानिया तक हर जहाज के डूबने की वजह अलग थी। कोई प्राकृतिक आपदा से डूबा तो कोई मौसम का अंदाजा लगाने में चूका। और लुसितानिया तो पहले विश्व युद्ध में जर्मन फौज ने उसे शिकारी बना लिया। ऐसी हर घटना के बाद दावा किया गया कि अब जो नए जहाज बनाए जा रहे हैं उनके साथ ऐसी कोई अनहोनी नहीं होगी। लेकिन इससे समंदर का श्राप खत्म नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के सबसे ताकतवर युद्धपोत का पहला सफर उसकी अंतिम यात्रा में कैसे बदला, देखिए हमारा ये एपिसोड बिस्मार्क द रेड सॉवरीन। चौबीस मई 1941 नॉर्थ अटलांटिक महासागर। समय सुबह के 5:52। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच डेनमार्क स्ट्रेट में जर्मनी का युद्धपोत बिस्मार्क समंदर की लहरों पर धीमी गति से अपने पहले मिशन पर आगे बढ़ रहा था। ब्रिटिश बैटल क्रूजर HMS हुड में मौजूद क्रू की नजर उस विशालकाय पोत पर पड़ी। कोहरे की वजह से एक नजर में उसकी पहचान में थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन जल्द ये तय हो गया कि वो बिस्मार्क ही था। HMS हुड ने बिस्मार्क पर पहला फायर किया। बिस्मार्क की 155 mm तोप का मुंह फौरन हुड की तरफ मोड़ दिया गया। HMS हुड के साथ थोड़ी दूर पर चल रहे ब्रिटिश बैटलशिप प्रिंस ऑफ वेल्स ने भी पोजीशन ले ली। बिस्मार्क से हो रही ताबड़तोड़ गोलाबारी का सामना हुड नहीं कर सका। केवल 8 मिनट ही हुए थे कि एक जोरदार धमाका हुआ और HMS हुड तबाह हो गया। उस पर सवार 1421 सैनिक मारे गए। केवल
3 की जान बची। बिस्मार्क के तेवर देख HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। हिटलर के अजय माने जाने वाले वॉरशिप बिस्मार्क पर हुड को डुबोने पर खुशियां मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के लिए यह बड़ी कामयाबी थी। हालांकि ये खुशी कुछ ही पल की थी। 7 मई 1915 को न्यूयॉर्क से लिवरपूल जा रहे ब्रिटिश क्रूज लाइनर लुसितानिया पर जर्मन सबमरीन ने टॉर्पीडो हमला कर उसे डुबो दिया था। इस क्रूज पर सवार 1959 में से 1195 लोग मारे गए, जिनमें 123 अमेरिकी थे। ब्रिटेन अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि जर्मनी ने हुड को डुबोकर दूसरी चोट दे दी। ब्रिटेन में इतने सैनिकों के मारे जाने का दुख था तो गुस्सा भी था। जर्मनी से फौरन बदला लेना और बिस्मार्क को डुबोना ब्रिटिश रॉयल नेवी का मकसद था। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल तो इतने गुस्से में थे कि अपने कमांडरों को साफ आदेश दे दिया, आई डोंट केयर हाउ यू डू इट, यू मस्ट सिंक द बिस्मार्क। बिस्मार्क भले ही HMS हुड को तबाह करने में कामयाब हुआ, लेकिन हुड के एक गोले ने उसके फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचाया था। रिपेयर और बचाव के लिए बिस्मार्क ने जर्मनी के कब्जे वाले फ्रांस के ब्रेस्ट पोर्ट की ओर रुख किया। चर्चिल के आदेश पर ब्रिटेन के 16 युद्धपोतों ने बिस्मार्क का पीछा शुरू किया। इनमें HMS रॉटने और HMS किंग जॉर्ज 5 और एयरक्राफ्ट कैरियर आर्क रॉयल भी थे। छब्बीस मई 1941 नॉर्थ अटलांटिक महासागर, समय शाम 7:10। बेहद खराब मौसम में एयरक्राफ्ट कैरियर आर्क रॉयल से 15 स्वॉर्डफिश टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट्स ने उड़ान भरी और बिस्मार्क पर टॉर्पीडो से अटैक किया। एक टॉर्पीडो ने बिस्मार्क के पतवार को हिट किया, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार घटकर 7 नॉट तक आ गई। 27 मई 1941 नॉर्थ अटलांटिक महासागर, समय सुबह के 8:45। धीमी गति से चल रहे बिस्मार्क को जल्द ही ब्रिटिश नेवी के वॉरशिप्स ने घेर लिया। पहले से चोट खाए बिस्मार्क पर HMS रॉटने और HMS किंग जॉर्ज 5 ने दो तरफ से हमला बोला। बिस्मार्क की तोपों ने भी गोले दागने शुरू किए। एक गोला HMS रॉटने के पास गिरा, लेकिन ब्रिटेन के दोनों शिप को कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्रिटिश वॉरशिप्स का अटैक जारी रहा। 9:31 तक बिस्मार्क ने जवाबी फायर बंद कर दिया। 10:15 बजे तक बिस्मार्क आग के गोले में तब्दील हो चुका था। कुछ ही देर में जर्मनी के गौरव बिस्मार्क ने जल्द समाधि ले ली। जर्मन चांसलर बिस्मार्क के नाम वाले 823 फीट लंबे इस जर्मन युद्धपोत के मलबे को ढूंढना काफी मुश्किल काम था। अटलांटिक महासागर का ऊबड़ खाबड़ तल, गहराई में होने वाली हलचल, पानी का दबाव और अटलांटिक महासागर के विस्तार के कारण इसकी सटीक लोकेशन ट्रेस कर पाना आसान नहीं था। 1989 में अमेरिकी समुद्र वैज्ञानिक रॉबर्ट बैलर्ड ने 15,000 फीट की गहराई में पड़े बिस्मार्क को आखिरकार ढूंढ निकाला। समंदर में दूर से जो दिखता है वैसा होता नहीं। बीते 400 साल से फ्लाइंग डचमैन नाम के एक जहाज का रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। इसे घोस्ट शिप कहा जाता है, जिस पर कई फिल्में बन चुकी हैं, कॉमिक्स और उपन्यास लिखे जा चुके हैं। अमेरिकी नौसेना ने भी कई बार फ्लाइंग डचमैन को देखने का दावा किया, लेकिन नजदीक जाने पर वहां कोई जहाज नहीं दिखा। 1980 में स्वीडन के एक जहाज के साथ भी अजीब हादसा हुआ। अपने पहले ही सफर पर यह जहाज डूब गया। पहले तो इसे हादसा माना गया, लेकिन बाद में कौन सा सच सामने आया,
देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड ज़ेनोबिया नेविगेशनल नाइटमेयर। 2 जून 1980, लर्नाका, साइप्रस। स्वीडन का जहाज ज़ेनोबिया अपने पहले सफर पर सीरिया के तारतोश बंदरगाह के लिए रवाना हो चुका था। भूमध्य सागर में साइप्रस के नजदीक पहुंचते पहुंचते ज़ेनोबिया की स्टीयरिंग अचानक जाम हो गई। जहाज के कप्तान ने लर्नाका बंदरगाह से संपर्क साधा तो मदद के लिए एक दूसरे जहाज को भेजा गया। ज़ेनोबिया को खींचकर लर्नाका बंदरगाह तक ले जाया गया। जांच में पता चला कि जहाज में पानी बाहर फेंकने के लिए जो कंप्यूटराइज्ड पंपिंग सिस्टम है उसके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ गई है। 7 जून 1980, लर्नाका की खाड़ी, भूमध्य सागर, समय आधी रात के बाद 2:30। बंदरगाह पर ज़ेनोबिया के पंपिंग सिस्टम की जो खामी ठीक की गई थी वो दोबारा पैदा हो गई। इस बार जहाज के कप्तान और टेक्नीशियंस को कोई मौका नहीं मिला। ज़ेनोबिया समुद्र तट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर अपनी बाईं तरफ झुका और देखते ही देखते भूमध्य सागर में समा गया। स्वीडन का ये जहाज भी उन शापित जहाजों के लिस्ट में शामिल हो गया जिनके लिए पहला सफर ही आखिरी साबित हुआ। इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जिस जगह ज़ेनोबिया डूबा वहां समंदर की गहराई मुश्किल से 42 मीटर थी। जहाज पर 104 ट्रैक्टर लदे थे जिनकी डिलीवरी ग्रीस और सीरिया में होनी थी। वो ट्रैक्टर कहां गए किसी को कभी पता नहीं चला। लोगों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा माना। कुछ दिन बाद दुनिया ने इसे पूरी तरह से भुला दिया, लेकिन तभी इस कहानी में एक सनसनीखेज मोड़ आया। 14 जुलाई 2019, समंदर की गहराई में पड़े ज़ेनोबिया के मलबे को देखने दुनिया भर के गोताखोर 1980 के दशक से ही आते रहे हैं। इस हादसे के बाद से ही एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी समय समय पर उछलती रही कि कहीं ज़ेनोबिया किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गया। इसी साजिश की पड़ताल करने के लिए एक्सपर्ट्स की एक टीम समंदर में उतरी। जहाज के स्वीडन से रवाना होने और साइप्रस के नजदीक डूबने तक जो कुछ हुआ उसकी छानबीन के बाद एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। ज़ेनोबिया की जांच करने वाले एक्सपर्ट्स की टीम ने दावा किया कि इस जहाज को डुबोने के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। इस दावे की वजह यह थी कि ज़ेनोबिया पर ट्रैक्टर के अलावा कुछ सामान युगोस्लाविया से भी लोड किए गए थे। युगोस्लाविया में उस दौरान फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन पीएलओ का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था, जहां पीएलओ के सदस्य हथियार चलाने और गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग ले रहे थे। माना गया कि मोसाद को शक था कि ज़ेनोबिया पर फिलिस्तीनी चरमपंथियों के लिए हथियार लदे हैं, जिन्हें सीरिया के रास्ते भी फिलिस्तीन भेजा जा सकता है। इसी वजह से मोसाद ने ज़ेनोबिया को उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही डुबो दिया। ज़ेनोबिया के डूबने की जो कहानी एक्सपर्ट ने बताई उसका कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। ये संभव ही नहीं था, क्योंकि समंदर के सीने में कोई राज जब एक बार दफन हो जाता है तो वो कभी बाहर नहीं आता। धीरे धीरे लोग इस कहानी को भी भूल गए, लेकिन ज़ेनोबिया को नहीं भूले। उसका मलबा गोताखोरी के शौकीनों के लिए एडवेंचर का सामान बन गया। समंदर की सतह से 25-30 मीटर गहराई में पड़ा मलबा आज दुनिया के सबसे बेहतरीन सी डाइविंग स्पॉट में शुमार है। दुनिया के सारे जहाज सैकड़ों तरह के टेस्ट के बाद बनते हैं। कई तरह के ट्रायल के बाद उन्हें समंदर में सफर के लिए उतारा जाता है। फिर भी उन्हें समंदर की लहरें कैसे निगल जाती हैं, ये पहेली अब तक कोई नहीं सुलझा पाया। हैरानी तब और बढ़ जाती है जब कोई भारी भरकम जहाज अपना पहला ही सफर पूरा नहीं कर पाए। बीते 40 साल में 2 जहाज अपने पहले ही सफर में अनहोनी के शिकार हुए, जिनका मलबा ही मुसीबत बन गया। क्या थी वो घटना, देखिए रंगा, द इनॉग्रल ट्रेजेडी। 11 मार्च 1982, डिंगल, आयरलैंड।
स्पेन की एक कंपनी का जहाज एमवी रंगा आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक के सफर पर था। 1586 टन वजनी इस जहाज पर सामान लदा था। स्पेन के वीगो शहर से रवाना हुआ रंगा अभी आयरलैंड की सीमा में ही था कि अचानक समंदर की लहरों में हलचल तेज हो गई। आसपास कोई बंदरगाह नहीं था। नॉर्थ अटलांटिक महासागर के किनारे ऊंची और सपाट चट्टानों की दीवार थी। जहाज रंगा के कप्तान ने समुद्री तूफान की आहट भांप ली थी। उन्होंने अपने सहयोगियों को तूफानी मौसम के हिसाब से तय सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने का निर्देश दिया, लेकिन तब तक समंदर की लहरें विकराल हो चुकी थी। जहाज का इंजन अचानक फेल हुआ और तूफानी लहरें इस जहाज को ढकेलते हुए चट्टानी दीवारों की तरफ ले गई। उन चट्टानों से टकराकर रंगा समंदर में डूब गया। दुर्भाग्य यह था कि स्पेन का यह जहाज भी अपने पहले सफर पर ही था, लेकिन एक बड़ी तबाही अभी सामने आनी बाकी थी। रंगा के डूबने से पहले चालक दल के सदस्य अपने लिए सुरक्षित कोना ढूंढ चुके थे। सिर्फ एक क्रू मेंबर जहाज में फंसा, जो फिर कभी नहीं दिखा। चालक दल के बाकी 15 सदस्यों को ब्रिटिश एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। एक बड़ा संकट यह था कि जहाज डूबने के बाद उसके ऑयल टैंकर में भरा हजारों गैलन डीजल समंदर में फैलता जा रहा था। इसे रोकने का कोई उपाय न तब था, न ही अब है। जहाज का मलबा भी वहीं पड़ा रहा। 7 साल बाद अप्रैल 1989, डिंगल, आयरलैंड। नॉर्थ अटलांटिक में डूबे जहाज रंगा का ज्यादातर हिस्सा टूटकर समंदर की गहराई में समा चुका था। ऊपरी ढांचा बचा था, जो चट्टानों के बीच फंसा रहा। 7 साल बाद जहाज चलाने वाली कंपनी ने बचा खुचा मलबा बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन चट्टानों के बीच जहाज का हिस्सा इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ था कि उसे काटकर निकालना भी संभव नहीं था। थक हार कर रंगा को वहीं छोड़ दिया गया।